अगली सुबह वो जो रोंग जागने के बाद कहती है कि लिटिल हस्बैंड तुम तो काफी अमेजिंग हो। मैं तुम्हारे साथ जब से आई हूँ मेरी लाइफ भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गई है। फिलहाल तो मैं शॉवर लेने के लिए जा रही हूँ, उसके बाद मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है तो तुम यहीं पर वेट करना। वो चैन जो कि वहीं पर लेटा हुआ था उसे कहता है कि ठीक है। और तकरीबन आधे घंटे के बाद ही वो शॉवर लेकर आ जाती है। और फिर एक रूम की तरफ जाते हुए उसे इशारा करके कहती है कि तुम भी जरा मेरे पीछे पीछे आना। फिर जैसे उसके पीछे जाता तो वो उसे उस रूम में लेकर गई थी जहाँ पर उसके बनाए हुए डिज़ाइन रखे थे। और इन सारे डिज़ाइन को दिखाते हुए कहती है कि तुम भी इन्हें देख लो, जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो मैंने तुम्हें याद करके इन सारे डिज़ाइन को बनाया था। ये सारे आउटफिट्स हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इनमें से कोई एक तो पसंद आ ही जाएगा। वो चैन ये सब कुछ देखने के साथ ही रोमांटिक बनता उसे पकड़कर कहता है कि मिस रॉन्ग, आप जो भी डिज़ाइन बनाएंगी मुझे सारे पसंद आ जाएंगे। और फिर वो कहती है कि तुम अब इसके बारे में बातें करना बंद करो और तुम पहनो और मुझे दिखाओ कि तुम्हें कैसा लगता है। अब वो चैन जैसे वो डिज़ाइन पहन कर आया था तो उसे कहता है कि मुझे बताओ कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। वो जो रोंग ने जैसे उसे इन कपड़ों में देखा था इसी के साथ ही उसका दिल में कुछ कुछ होने लग जाता है। और वो चैन को पीछे की तरफ धक्का देकर उसे ऊपर बैठ गई थी। तो आगे से वो उससे ये कहता है कि वेल काफ़ी दिन नहीं हो गए, हमने बिजनेस के बारे में कोई बात ही नहीं की तो क्यों ना उसके बारे में बात करें। वो जो रोंग है ये सुनने के साथ ही उसका मूड ही ख़राब हो गया था। और वो उससे कहते हैं कि ठीक है तुम बताओ तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। वो चैन फिर उसे मिडल ईस्ट के प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ बता देता है और उसे कहता है कि किस तरह डोंग फैमिली को वो फैमिली रिप्लेस करेगी। वो जो रोंग अब उसका ये सारा प्लान सुनने के साथ ही थोड़ी सी सैड हो गई थी। और वो उससे ये कहने लग जाती है कि तुम्हें तो पता ही है कि हमारी फैमिली सिर्फ अप्रैल में अच्छी है, जबकि उनकी फैमिली मुझे नहीं पता कि वो कैसे काम करती है। और ऊपर से मेरे जितने भी एसेट थे उनमें से ज़्यादा तो तिंग फैमिली को साइलेंट करने पे मैंने लगा दिया, तो मेरे पास इतना बजट नहीं है। वो चंद कहता है कि तुम इस बात की फिक्र ही ना करो, क्योंकि जो मेरी कंपनी है ना वो कुछ न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है, तो वो सारे के सारे प्रोजेक्ट मैं तुम्हारी कंपनी को दे दूंगा। इसकी वजह से तुम्हारे पास पैसे भी आ जाएंगे। और ऊपर से तुम एक ओवरसीज बिजनेस डिपार्टमेंट भी बना लो, ताकि हम मिडल ईस्ट में जब इंटर हो तो वहाँ पर हमें कोई दिक्कत ना आए। इसकी वजह से वहाँ पर पेट्रोलियम में भी काफ़ी हमें सरमाया मिल जाएगा और जो एक वास्ट लेबर मार्केट है इससे भी हम काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, तुम जब किंग जैन के साथ फ्यूचर में कोलैबोरेट करोगी तो तुम दोनों ही एक हाई एंड ज्वेलरी ब्रांड भी बना सकती हो, जिसकी वजह से तुम बाकी कंट्रीज़ की रॉयल फैमिली को स्पेशल ऑफर भी दे सकती हो। अगर तुम ये सब कुछ करोगे इसकी वजह से तुम्हारे जो भी पैसों की टेंशन है वो सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अब तुम ही देख लो कि तुमने क्या करना है। लेकिन ये बात याद रखना चाहिए, जो टॉप 3 फैमिलीज़ हैं उनके पास अभी 2 ऑप्शन हैं कि उनके पास 2 ब्रांड्स हैं। लेकिन अगर तुमने डोंग फैमिली को रिप्लेस कर दिया तो उसके बाद सिर्फ तुम ही बचोगी, तो वो सारे पैसे तुम्हारे में इन्वेस्ट करेंगे। ये सारी बातें अब वो जो रोंग को काफ़ी अच्छी लगती हैं। अब कहते हैं कि लगता है कि तुम इसके बारे में प्लानिंग करके ही आए थे। तो वो चंद फिर उससे बेड के ऊपर लिटाते हुए कहने लग जाता है कि तुम भी तो दिन ब दिन और ज़्यादा नाटी होती जा रही हो। फिर वो अपनी जगह पर खड़ा होता है और इसी के साथ ही अपने कोच को सेट करते हुए उससे कहता है कि मुझे फ़िलहाल ब्रदर ली से मिलने के लिए जाना होगा और तुम्हारे पास अभी 2 दिन है, तुम 2 दिनों में जो मैंने तुम्हें कहा है वो सारा कुछ कर लो। और थोड़ी देर के बाद ही वो फिर ब्रदर ली से मिलने के लिए चला गया था। वो दोनों खाने की टेबल के बैठे थे। ये फिर उसे कहता है कि ब्रदर ली मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। ब्रदर ली चाय पीते मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि हाँ तो यार तुम मजाक कर रहे हो ब्रदर, तुम मुझे ब्रदर भी कह रहे हो, कह रहे हो कि मुझे तुमसे हेल्प चाहिए। अगर वो मेरे करने का काम हुआ तो मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा। जिस पर भोजन उसे बताता है कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ को तो जानते हो कि उसे भी एक स्लॉट चाहिए, और ऊपर से जो जोई है वो भी मेरी कंपनी की पार्टनर बन गई है, तो मैं चाहता हूँ कि दोनों फीमेल लीड के तौर पर एक ड्रामा बनाएं और जो टीवी शो है उन्हें वहाँ पर एक जगह मिल जाए। मुझे सब कुछ तुमसे कहते हुए काफ़ी एम्बेरसिंग भी फील हो रहा है। रविंदर ली उससे कहता है कि तुम्हें परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम आउटसाइडर की ट्रीट करते तो फिर भी और बात थी, अगर तुम उसे अपनी फैमिली समझते और फैमिली के लिए सब कुछ कर रहे हो तो इसमें भला क्या एम्बेरसिंग की बात हो गई। वो चंद ब्रदर ली को कहता है कि मैं इस बात को लेकर आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि यह शो एक हिट जाएगा, हर बंदे की ज़बान के ऊपर इस शो का नाम होगा और इसकी व्यूअरशिप भी इंक्रीज़ कर जाएगी। ब्रदर ली कहता है कि तुम्हें ऐसा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे कितनी दफ़ा कहूँ तुम मुझसे इतनी पोलाइटली बात ना करो, क्योंकि तुम जो मुझसे इतनी ज़्यादा पोलाइटली बात कर रहे हो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो चैनल से कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम दोनों यहाँ पर बिजनेस के बारे में बात करने के लिए आए हैं, तो इसलिए तो मैं तुमसे ये सब कुछ कह रहा हूँ। और ऊपर से तुम्हें तो पता है कि अभी तक एन बेंगलिन ने ईजोंग मीडिया के ऊपर पूरा कंट्रोल हासिल नहीं किया, तो जब तक वो कंट्रोल हासिल नहीं करती तो तुम ना कुछ अपने फंड्स वगैरह शाओदा की कंपनी में इन्वेस्ट कर देना, ताकि इसकी वजह से वो वेब सीरीज़ बना सके, सिर्फ हमारे कंट्री के लिए बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस भी वहाँ पर उसे देख सके। तभी ब्रदर ली फिर अपने फ़ोन को चेक करते हुए कहता कि क्या तुम इस लड़के की बात कर रहे थे।
तुमने जिस लड़के के बारे में मुझे बताया था, मैंने उसकी वेब कॉमिक्स को पढ़ा है, वो तो काफ़ी अमेजिंग हैं और मैं अभी भी उन्हें और ज़्यादा रीड कर रहा हूँ। इसकी वजह से तो अगर हम इनके ऊपर काम करते हैं तो मुझे काफ़ी सारे पैसे मिल जाएंगे। तो इसलिए तुम्हें जो भी चाहिए तुम कह सकते हो, मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट को फॉलो करूँगा। इतना ही नहीं, अगर हम इसके ऊपर काम करते हैं तो मुझे से अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे और ऊपर फ्यूचर में तुम्हें कुछ भी मुझसे कहना हो तुम बिला झिझक मुझसे ये सब कुछ कह सकते हो। अब वो चंद फिर उसे मिडल ईस्ट के प्रोजेक्ट की सारी बातें बता देता है और फिर उसे कहता है कि फ़िलहाल तो मेरे पास यही कुछ है और अगर बाद में कुछ हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और आप जो मैंने आपको कहा इसके बारे में ज़रूर सोचना। तो यहाँ से फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम दूसरी तरह मिस जुआंग को देखते हैं जो कि जोई के सामने खड़ी आकर उससे कहती है कि तुमने अब काफ़ी प्रैक्टिस कर ली, अब तुम बस करो। कि तभी ही उसे फिर मिस्टर गू की कॉल आ जाती है और ब्रदर गू से कहने लग जाता है कि असल में एक यहाँ पर बिजनेस क्लाइंट आया है जो कि तुमसे बात करना चाहता है और तुम जोई को भी अपने साथ लेकर ऑफिस में आ जाना। ये कहती है कि ठीक है और फिर जोई को बता देती है कि तुम मेरे साथ चलो। दोनों फिर कपड़े चेंज करने के बाद ही ऑफिस में गई थी जहाँ पर ब्रदर गू उसी क्लाइंट के साथ बैठा था। ब्रदर गू इन दोनों को देखने के साथ ही कहता है कि मिस जुआंग ये लिन जोंग है जो कि जोई के साथ बात करना चाहता है। ब्रदर लिन भी फिर अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहने लग जाता है कि मैं आपको देखकर काफ़ी खुशी हुई है और मैं यहाँ पर बिज़नेस के बारे में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो मिस जोई में है। मैं उसकी ब्यूटी की कदर करता हूँ, उसके टैलेंट की कदर करता हूँ। अगर वो मेरे साथ आना चाहे तो उसके कॉन्ट्रैक्ट के बदले में मैं 2 बिलियन देने को तैयार हूँ और इतना ही नहीं बल्कि उसे काफ़ी सारी रिसोर्सेज भी प्रोवाइड की जाएंगी, उसके टैलेंट को और ज़्यादा निखारा जाएगा। इतने सारे पैसों को सुनने के साथ ही मिस जुआंग ब्रदर गू की तरफ देखते हुए उससे पूछती हैं तो क्या तुम इसी क्लाइंट की बात कर रहे थे, जबकि जोई ये सुनने के साथ वहीं पर बिल्कुल खामोश खड़ी रहती है। लिनू से कहता है कि मिस जुआंग, मैंने आपको देखा है कि आपकी जो नई नई शॉर्ट फिल्म थी ना वो काफ़ी हिट गई, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है वो बहुत ही कम है। अगर मैं तुम्हें 2 बिलियन देता हूँ तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे कमाने में तुम्हें 3 से 5 साल तो लग सकते हैं अगर तुम इसी तरह हिट पे हिट देती जाओ तो। और वो जोई को ये भी कहता है कि मिस जू, तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर बाकी टैलेंटेड लड़कियों में से सिर्फ एक हो और अगर तुम मेरे साथ आ जाती हो तो तुम सिर्फ अकेली होगी और तुम्हारा वहाँ पर कोई भी कंपटीटर नहीं होगा। इतना ही नहीं बल्कि मैं तुम्हारे जितनी भी रिसोर्सेज हैं तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट कर दूंगा, इससे तुम अपना जल्दी नाम कमाने में कामयाब हो जाओगी। ब्रदर गू ये सुनने के साथ ही फिर कहता है कि 1 मिनट, हमें थोड़ी सी बात करनी है, तो क्यों ना हम जाकर बाहर बात कर लें। लिनू ने कहता है कि ठीक है और जल्दी वापस आ जाना। ये दोनों अब जैसे बाहर आए थे तो जोयांग कहती है कि क्यों ना हम इसके बारे में मिस्टर वू से बात करें। तो आगे से ब्रदर गू कहने लग जाता है कि उससे पहले बात करने की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी तुम्हें पता है कि हमने उसके ऊपर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और उसका रिटर्न भी इतना कम है, और इतनी नहीं बल्कि उसकी और हमारी इतनी ज़्यादा बनती भी तो नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो हमें तुम्हें पता है कि 1.9 बिलियन का प्रॉफिट होने वाला है, और अगर मिस्टर वू को भी इसके बारे में पता चला तो वो भी बिल्कुल मना नहीं करेंगे। और इससे इतना ही नहीं बल्कि हमारी कंपनी के पास सक्सेस फंड्स भी आ जाएंगे, जिसकी वजह से हम और इन एक्सपीरियंस टैलेंट को ढूंढ कर उन्हें एक्सपीरियंस दिला सकते हैं। जुआंग ये सुनने के साथ ही मन मन में यही कहती है कि हाँ, अगर इससे हमें 1.9 बिलियन का प्रॉफिट होता है तो आगे फ्यूचर में कभी भी मिस्टर वू से हमें हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही मैं उसके लिए कोई ट्रबल क्रिएट करूँगी। अब जैसा कि दोनों ने डिसाइड कर लिया था, जैसे रूम में जाते हैं तो लिन उनसे पूछ लेता है कि क्या तुम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि आगे क्या करना है। मिस वांग ने जो फैसला किया था वो तो सुनाने ही वाली थी कि बीच में जूही बोल बोलती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप लोग सिर्फ प्रॉफिट को देख रहे हैं और मैं ये भी दिखाई नहीं दे रहा कि ये बंदा सिर्फ मेरी बॉडी चाहता है। अब तो मैं वो चैन की बन गई हूँ, तो इसलिए मेरा जो फैसला होगा वो चैन नहीं करेगा और वो चैन इसको लेकर बिल्कुल भी एग्री नहीं करेगा कि मैं इसके साथ चली जाऊँ। अब जैसे मिस्टर गू और जुआंग ने ये सुना था, इसके साथ ही दोनों काफ़ी हैरान हो गए थे और वो एक दूसरे से इशारों से ये पूछते हैं कि क्या उन दोनों को इसके बारे में पता था, लेकिन दोनों को इसके बारे में नहीं पता था। फिर इधर गू वहाँ से भागते हुए कहता है कि मुझे इसके बारे में वो चैन से बात करना होगी, कन्फर्म करना होगा। वो बाहर आकर जैसे वो चैन से बात करते हुए सारी बात बताता तो वो चैन कहता है उसने क्या कहा कि वो मेरी बन चुकी है, और फिर मन ही मन में ये भी कहता है कि जोई जब अपने आप को सेक्रीफाइस लास्ट दफ़ा किया था ना तो वो काफ़ी ट्रबल में थी, अब भी ज़रूर ट्रबल में होगी, और ऊपर से जो मेरा फ्यूचर प्लान है उसका भी रोल उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन सारी बातों को सोचने के साथ ही वो मिस्टर गू को कहता है कि मिस्टर गू, फिलहाल जो जोंग का प्लान है तुम उसे होल्ड पर रख दो, मैं जल्द ही शंघाई आ रहा हूँ तो फिर इसके बारे में तुमसे डिस्कस करूँगा। काल के कटने के बाद वो चैन कहता है अगर एक अमीर बंदा जोई के लिए आया है तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, ये इतनी भी सिंपल नहीं है जितनी कि फ़िलहाल दिखाई दे रही है। और थोड़ी बहुत सी रिसर्च करने के बाद ही वो कहता है जैसा कि मैंने इसके बारे में सोचा था, ये तो शियांग जिया के लिए काम करता है, तो लगता है कि सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, तो मुझे कल शंघाई जाना होगा।
फिर अगले ही दिन अब वो चैन सीधा जोई के रूम में पहुंच गया था और उसे कहने लग जाता कि क्या तुमने अपना सामान पैक कर लिया है माय डार्लिंग, क्योंकि कल ने तो तुमने कुछ ऐसा ही कहा था ना। और फिलहाल तो मैं लिन से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ आओगी। जोई रात वाले मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा थी और उससे कहती है कि कल रात को जो कुछ भी हुआ मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, तो मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। फिर वो रोते हुए उसे ये भी कहती है कि अगर वेंजू में हमारे दरमियान कुछ हो जाता तो उसके बाद मैं तुम्हारी औरत बन जाती थी और ये आज सिचुएशन ना होती। हर किसी को पता होता कि मैं तुम्हारी हूँ। क्या मैं एक सिंपल ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, मेरे लिए इतना मुश्किल है। और वैसे भी आपने मेरे ऊपर इतने ज़्यादा एहसानात किए हुए हैं, इसी के साथ ही कपड़े उतारना शुरू करते हो कहती है, तो फिर क्यों ना मैं तुम्हारी आज बन ही जाऊँ। तो वो चंद फिर आगे से उसे यही कहता है कि अगर तुम्हें मेरा बनना ही है तो सिर्फ इसलिए कि तुमने अपने एक्टिंग को कंटिन्यू करना है, तो तुम लिन जोंग के साथ चली जाओ ना। वो तो तुम्हें इसलिए अपने साथ रखना चाहता है ताकि तुम्हारी एक्टिंग को कंटिन्यू करवा सके, या फिर थर्ड यंग लेडी का जो लिटिल ब्रदर है उसके साथ भी तुम रह सकती हो। तो ये इतना सुनने के साथ ही चिल्लाते हुए उससे कहती है कि लेकिन तुम उनसे 10 गुना ज़्यादा हैंडसम हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो उसी वक्त ही मैं तुम्हारी होकर रह गई थी। मैंने तुम्हें काफ़ी एडमायर किया था और उसके बाद मैंने तुम्हें पैंग चाओ के मेजर इवेंट में भी देखा था, तो इससे तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो अब तुम ही हो, अगर तुम जो चाहो मैं वो करने को तैयार हूँ, तुम्हारे सिवा कोई और बंदा नहीं चलेगा। वो चैन कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे एडमायर करती हो तो तुम्हें उसे एडमिरेशन के तौर पर ही रहने दो ना। जो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं होनी चाहिए। जो ये कहते हैं कि आप फिक्र ही मत करें, आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी। जब मैं 5-6 फिल्में हिट दे दूँगी ना उसके बाद ही मैं अपना यहाँ पर मकाम बना लूँगी, तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो चैन उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते तो तुमने अपना एक गोल भी सेट किया होगा, तो मुझे बताओ कि तुम्हारा कौन सा गोल है। तो वो कहती है कि बस मैं अपने लिए एक छोटा सा गोल ही रखे हुआ है और वो यही है कि मैंने मैनजिंग को सरपास करना है। वो चैन भी एक दफ़ा तो ये सुनने के साथ हैरान हो गया था और फिर उससे यही कहता है कि तुमने मैनजिंग को क्रॉस करना है और तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा गोल है। फिर वो मन ही मन में ये भी कहने लग जाता है कि आप इमेजिन करो इसके पीछे रूबिंग हो और फिर मिस रॉन्ग भी हो। लगता है कि ये जो भी खूबसूरत सी लड़कियां होती हैं ना, मैं इनके प्यार में क्यों पड़ जाता हूँ, इनके सामने भी क्यों हो जाता हूँ। और फिलहाल तो मैं इसे न्यू आइडेंटिटी नहीं दे सकता, इसके साथ कोई भी ऐसा ताल्लुक नहीं रख सकता, क्योंकि इसके आगे मूवी आने वाली है। अगर वो मूवी फ्लॉप जाएगी तो इसकी वजह से हम जितना हासिल करना चाहते हैं उससे भी ज़्यादा लूज कर लेंगे। साइड बार से फिर उसकी शर्ट उतारते हुए उसे कहता है अगर तुम्हें मेहनत करना है तो तुम्हें अपनी मूवी के ऊपर और ज़्यादा मेहनत करना होगी। इसके बाद ही तुम अपने ड्रीम को पूरा कर पाओगी और इसके बाद ही तुम जो मुझसे कहोगे मैं वो करने को तैयार रहूँगा। जोई इतना सुनने के साथ ही काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि क्या सच में। वो चैन कहता है तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कोई मजाक कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा, जल्दी से अपने कपड़े पहनो क्योंकि हमें लिनजोंग से मिलने के लिए जाना है। वो जानने लगता है कि जोई उसे रोककर कहती है कि उन लोगों के सामने मुझे भी वैसे प्रिटेंड करना होगा कि मैं तुम्हारी बन चुकी हूँ, तो इसलिए हमें कैसा एक्ट करना है जो कि ज़्यादा कन्विंसिंग लगे। वो फिर अपना फेस यासर के करीब लेकर जाते हैं तो वो चंद यही कहता है कि देखो यार, इसका माइंड कितना एक्टिव है और लाइवली है, अब तो मैं भी रेजिस्ट नहीं कर सकता। फिर वो इसी के साथ ही आगे बढ़ के उसके गाल के ऊपर किस करना शुरू कर देता है और थोड़ी देर के बाद ही जैसे ही वो बाहर आए थे तभी उसके गर्दन के ऊपर वो किस का निशान था, जिसे देखने के साथ ही वो लोग ये बात तो समझ गए थे कि मिस जो असल में मिस्टर वू की ही औरत है। और मिस्टर लिन भी ये देखकर काफ़ी हैरान हो गया था और वो भी कहता कि क्या ये सच कह रही थी। और मिस्टर गू की तो अब हालत ही काफ़ी ख़राब हो गई थी और वो मन ही मन भी ये कहता कि कल तो मैं उसकी न्यू वाइफ को बेचने वाला था, लगता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। वो चंद फिर जाकर सोफे के ऊपर बैठ जाता है और वो कहता है कि श्यावदई ज़रा मेरे पास आना। श्यावदई भी फिर उसके पास जाकर बैठ जाती है। अब उसके अगल बगल में दोनों औरतें थीं और वो लिन को यही कहता है कि मैं तुमसे बस यही कहना चाहूँगा कि ये दोनों औरतें मेरी कंपनी में काम करती हैं और ये तो फिल्मिंग इसलिए मैंने इन्हें तैयारी करने के लिए कहा है क्योंकि ये इनकी खुशी है। मैं जानता हूँ कि तुमने तो इन चीज़ों को साझी नहीं किया होगा, लेकिन क्या शियांग फैमिली को इन सब के बारे में पता है? उन्होंने तो ज़रूर इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की होगी। लिन तो ये सुनने के साथ ही पसीने आ जाते हैं और वो इसी कंफ्यूजन में उसे कहता है कि क्या तुम क्या कह रहे हो कि शियांग फैमिली, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं इसके बारे में नहीं जानता। वो चैन उसे कहता है कि तुम अब ऐसा बिहेव मत करो कि तुम अब काफ़ी कंफ्यूज हो चुके हो, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हारे लिए ख़त्म हो गया, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें बाहर छोड़ने के लिए ज़रा बराबर भी नहीं आ रहा, तुम्हें अपने पाँव पर चल कर बाहर जाना होगा।
और लिन इतना सुनने के साथ ही फिर वहाँ से चुप करके चला जाता है। और उसके जाने के बाद ही जोई और श्याओदाई उससे ये सवाल पूछते हैं, मिस्टर वू तुम्हें क्या पता कि इसके पीछे शियांग फैमिली का हाथ है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ। और मिस्टर वू भी उससे ये सवाल पूछता है। वो चाइना वो उन लोगों को डिटेल बताते हुए यही कहता है कि असल में ये जो लिन जोंग है ना, ये शियांग फैमिली की वजह से कंट्रोल किया जाता था। और शियांग फैमिली ऐसी है जो कि अपने बंदों के साथ डील करना जानती है। तुम्हें वो की फैमिली तो याद ही होगी ना, वो भी इन्हीं के साथ डील कर चुकी है। श्याओदाई हैरान होते हुए कहते कि क्या हुई की फैमिली, आखिर शियांग फैमिली मुझसे रिवेंज लेना चाहती है। वो चैन उसे तफसील से बताता हुआ कहता है कि की फैमिली तो ऐसा लग रही होगी कि इसके पीछे है, लेकिन असल में की फैमिली नहीं, उसके पीछे भी शियांग फैमिली का हाथ है। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं ना, शियांग फैमिली यही चाहती है कि वो उनके लिए काम करें, क्योंकि वो काफ़ी सारी वेब सीरीज़ को होस्ट भी करते हैं जिसमें उन्होंने हॉट लड़कियों को रखा हुआ होता है। इसलिए वो चाहते थे कि जोई भी उनके साथ ही काम करें। इतना ही नहीं बल्कि ही जोंग मीडिया के पीछे ही उन्हीं का हाथ था। और जैसा कि तुम जानते हो कि लियो फैमिली के जो बिगेस्ट रिसोर्सेज हैं ना, वो पॉलिटिकल रिसोर्सेज हैं। वहीं पर शियांग फैमिली के पास टेलीविजन इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है। फिर वो उन्हें और भी ज़्यादा डिटेल बताते हुए ये कहता है कि ये जो ताओ मैनजिंग है ना, ये मोस्टली एड्स करती है। इसकी मूवी कुछ ही सालों में आती है। और तुम तो जानते हो कि ब्रदर ली भी थिएटर का फ़ैन है, तो ये इसलिए शियांग फैमिली के लिए कोई भी ख़तरा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो जोई के साथ मिलकर काम करें तो इसकी वजह से वो एनजीए को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। उन लोगों को ऐसे ही खतरा नज़र आ रहा है कि जोई अगर हमारी साइड पर रहेगी तो इसकी वजह से उन्हें और भी ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। श्याओदाई अब वो चैन की सारी बातें समझ जाती है और कहती है ओ अच्छा, तो इसलिए वो लिटिल जी को अपने साथ लेकर जाना चाहते थे ताकि वो इसके साथ कुछ मूवीज़ वगैरह बना लें और हमारे लिए मूवीज़ बनाना मुश्किल हो जाए। तो ये भी अब इस बातों को लेकर परेशान हो जाती है और कहती है कि पहले तो सिर्फ लियो फैमिली के लोग मेरे लिए मुसीबत क्रिएट कर रहे थे, अब लगता है कि शियांग फैमिली भी इसमें आ गई है, अब मैं क्या करूं। वो चैन मुस्कुराते हुए उन दोनों को कहता है कि ओ अच्छा, तो तुम्हें लगा है कि यही मुसीबतें हैं सिर्फ, अगर तुम्हें लगता है कि ये बहुत बड़ी मुसीबत है तो तुम फिर कल के क्राइसिस के लिए तैयार हो जाओ, वो तो इससे भी बड़े होने वाले हैं। और अगले ही दिन वो टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में देखते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि ये जो टॉप सर्चेज हैं उनमें से 7 तो इन्हीं की हैं। इनमें जोई के बारे में भी बात की गई थी। और फिर इन सारी बातों में मैंग कहता है कि अब हम क्या करें। और कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स उनके खिलाफ भी चलाए गए थे जिन्हें देखने के साथ ही श्याओदाई कहती है कि ये तो डिस्गस्टिंग है, वो भला ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो चैन फिर कहता है कि लिटल जी, क्या तुम्हें अब इस सबसे डर लग रहा है। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं डरी हुई। तो वो चैन फिर अपना फ़ोन निकालता है और उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें सबसे डर नहीं लगता तो मैं भी फिर इन चीज़ों को और ज़्यादा बिगड़ बनाता जा रहा हूँ। जो भी हमारे खिलाफ ब्लैक लैश लग रही है हमें उसे रिवर्स करना होगा। और सबसे पहले तो मुझे थर्ड यंग मास्टर की वाइफ को कॉल करना होगी। और फिर इसी के साथ ही वो किंगर को कॉल करता है तो किंगर उससे यही कहती है कि तुमने जो मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम उन चीज़ों को करोगे, अभी तक तुमने उन चीज़ों को नहीं किया और तुम अभी मुझे कॉल करके और काम करने का कह रहे हो। वो चैन किंगर को कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं अपना काम नहीं कर रहा। जो तुम्हारे हस्बैंड के फोटोज थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और डोंग फैमिली को जल्दी रिप्लेस कर दिया जाएगा, बस तुम्हें वो फैमिली को बीच में लेकर आना है और लियो फैमिली को भी 30% प्रॉफिट जल्दी वापस मिल जाएगा। किंगर कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम ऐसा कर चुके हो तो फिर तो मुझे इससे सुनकर काफ़ी खुशी हुई और मैं भी तुम्हें अब काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर दूँगी। तो कॉल के कटने के बाद ही फिर वो पेंगुई को कहता है कि मैं तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि कल ही तुम इन्हें सर्चेज पर लगा देना, इन्हें ट्रेंडिंग पर लेकर जाना। आज सिर्फ 7 ट्रेंडिंग के टॉपिक्स हमारे ऊपर थे, कल सारे के सारे टॉपिक्स हमारे ऊपर होने चाहिए। पेंगुई ये सुनकर खुश होता है और उसे कहता है कि ठीक है, आप इसकी टेंशन न लें, अब आप देखते जाएँ कि मैं क्या करता हूँ। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जब सारी की सारी सर्चेज को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे कि कल जिनके खिलाफ सर्चेज चल रही थी, अब देखो वही लोग ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। और अब ये र्यूमर जो भी फैलाए गए थे, उस बंदे ने कहा है कि वो जोई है, उसकी बचपन की फ्रेंड नहीं है। और कुछ लड़बंदों का ग्रुप भी बैठा हुआ था जिसमें से एक बाकियों को कह रहा था कि आजकल जो भी गॉसिप चल रहे हैं, क्या तुम्हें उनके बारे में पता है। तो वो साथ बैठी हुई लड़की कहती है कि मुझे इन गॉसिप वगैरह में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये जो बंदा शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बना रहा है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वेल, मैं तो इन्हें हमेशा देखती रहती हूँ। और इन्हीं के ऑफिस में फिर मिस्टर मैंग भी खुश होते हुए आकर कहते हैं कि आपकी जो मेहनत थी ना, काम लेकर आ गई। हमने आज सारी की सारी 10 सर्चेज आप पर बना डाली, अब हर कोई हमारे बारे में बात कर रहा है। मिस्टर गू भी फिर अपना टैबलेट लेकर आ जाता है और कहने लग जाता है कि देखो कि जो हमारी शॉर्ट फिल्म है ना, वो इंटरनेट के ऊपर इसी के बारे में बातें कर रहे हैं। इमन तो जुआन भी ये देखकर काफ़ी हैरान थी क्योंकि इस सब की वजह से कुछ ही घंटों में उनकी शॉर्ट फिल्म के व्यूज़ काफ़ी बढ़ गए थे और अब तो वो 500 to 600 मिलियन तक भी पहुंच गए थे।
तो वो चैन फिर उन दोनों को अपने करीब लाते हुए यही कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि अब जो भी कल होगा ना तुम वो देखकर काफ़ी हैरान रह जाओगी। अब देखा जो भी हमारे खिलाफ र्यूमर्स थे हमने उन्हें र्यूमर्स को इग्नोर कर दिया, तो अब देखो कि अब कितने व्यूज़ बढ़ गए हैं और जो मेरा एस्टिमेट है अगले 2 दिनों में ये नंबर 3 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। वो फिर जोई को भी यही कहता है कि लिटिल जी तो ये तो सिर्फ हमारी अभी शुरुआत है, अब आगे देखो कि होता है क्या। जोई मुस्कुराते हुए कहती है कि बॉस अब आप भी देखते जाइए कि जो अगली आने वाली शॉर्ट फिल्म है उसमें मैं कितना अच्छे से काम करती हूँ। वो चैन श्याओदाई को कहता है कि शियांग फैमिली ने इस बार हमारे ऊपर दोबारा से अटैक किया था लेकिन वो भी हमने नाकाम कर दिया। अब तीसरी बार अटैक करने से पहले वो ज़रूर इसके बारे में सोचेंगे, तो लगता है हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। और अगर तुम्हें कभी भी मुसीबत हो तो तुम परेशान मत होना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है। वो चैन अब रूम से बाहर आ गया था और वहाँ से जाते हुए अपने लोगों को यही कहता है कि तुम्हें अब 2 दिनों में अच्छी प्रिपरेशन करना होगी, क्योंकि जैसे ही ताओ मैनजिंग यहाँ पर आएगी इसी के साथ ही फिर हम अपनी फिल्मिंग स्टार्ट कर देंगे और मुझे इसके लिए कुछ काम भी करने हैं, तो इसलिए मैं तुमसे इजाज़त चाहता हूँ। जैसे ही वो जाकर अपनी गाड़ी में बैठा था तो कहीं जा रहा था, तो फिर झाउजी को कॉल करता है और वो झाउजी को यही कहता है कि मैं शंघाई में हूँ तो क्यों ना तुम आज रात मिलने के लिए आ जाओ। तो इस पर झाउजी से कहते हैं कि ठीक है मैं अभी अपना सामान पैक करती हूँ और फिर तुमसे मुलाकात होगी। कॉल के कटने के बाद ये हमें यही कहता है कि डोंग चैंग भी अब शंघाई में आ चुका है। मैंने जैसा सोचा था ये उससे जल्दी आ गया और आज रात मेरी उसके साथ मीटिंग भी है। फिलहाल तो डोंग फैमिली को मैं अपना दुश्मन नहीं बना सकता क्योंकि ये ही शीकिंग की सक्सेस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तब जैसे ही फिर उससे मिलने के लिए पहुंचा तो डोंग उसे देखते साथ ही कहता है कि अच्छा तो वो तुम हो जो मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन तुम्हारे साथ तो जाओजी ने भी आना था ना, तो जाओजी कहाँ पर है। वो चैनो से कहता है कि वो अभी रास्ते में जल्दी यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन मिस्टर डोंग आप जाओजी को इतना ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं, आपको तो पता है कि वो किसी और को पसंद करती है। डोंग को ये सुनने के साथ ही गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम जो कह रहे हो तुम्हें इसके बारे में पहले सोचना होगा। तो बूचैन उसे कहता है कि वेल मैं तुम्हें इतना इजीली तो ये सारी बातें नहीं बताने वाला था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, और वो जिस बंदे को पसंद करती है वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मिस्टर डोंग को तो अभी ये सुनने के साथ और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तभी जैसे वो पीछे देखता है कि वहाँ पर झाउजी है, इसी के साथ ही खामोश हो जाता है और झाउजी भी उसके गुस्से को देखकर कहते हैं कि मिस्टर डोंग आप यहाँ पर आए हुए हैं। वो चैन फिर मिस्टर डोंग को कहता है कि वेल मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया कि आपके लिए कोई मुसीबत क्रिएट करूँ, और मेरा ऐसा करने का कोई भी मतलब नहीं था, बस मैं यहाँ पर तो बातें क्लियर करने के लिए आया हूँ। झाओजी भी मिस्टर डोंग को ठंडा करते हुए उससे कहते हैं कि मिस्टर डोंग आप इतनी ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए, अगर यहाँ पर कोई इशू है तो हम यहाँ पर बैठकर बात करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जबकि मिस्टर डोंग ये कहने लग जाता है कि वेल तुम्हारे सबकी वजह से क्या मतलब था। वो चैन फिर जाओजी को चेयर के ऊपर बिठाते हुए उसे कहता है कि वेल हमारे दरमियान ये जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि वो मुझे पसंद करती है और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हैं। इवन तुम उसे सिस्टर के तौर पर भी समझ सकते हो। मैं जानता हूँ कि मिस्टर डोंग आपने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें अब आपको काफ़ी बुरी लगी होंगी कि उसने आपको रिजेक्ट कर दिया। मिस्टर डोंग वहीं पर चुप बैठे हुए उनकी ये बातें सुनता रहता है। वो चैन भी फिर सीट पर बैठकर अपना फ़ोन निकालते हुए उसे दिखाते हुए ये कहता है कि मिस्टर डोंग मैं जानता हूँ कि आप एक सिंपल फैमिली पर्सन हैं, तो इस सब की वजह से आप अपनी फैमिली को बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं देंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको असली प्यार नहीं चाहिए बल्कि आपको एक एक्जॉटिक लव चाहिए। मैंने सही कहा ना? और आपको उसकी अदाएँ ही पसंद हैं, तो ऐसी अदाएँ वाली लड़की आपको मिल सकती हैं, जैसा कि आप कवाशिमा रिंका या फिर ओचिदा आरी के बारे में सोच लो, वो जाओजी से पटाना भी आसान होगा। फिर वो उसके लिए ड्रिंक डालता है, लेकिन मिस्टर डोंग को ये सारी बातें सुनने के साथ ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जा रहा था। वो चैन फिर उसे कहता है कि वेल मिस्टर डोंग तुम्हें पता है कि अब हम सब अडल्ट हो चुके हैं, तो तुम्हें इतना ज़्यादा एम्बेरस होने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर डोंग अब गुस्से से अपनी सीट पर खड़े होते हुए उससे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं जाओजी का पीछे छोड़ दूँ तो ठीक है, मैं उसके पीछे नहीं पड़ूंगा। अब जैसा कि हमारी यहाँ पर बातें हो ही गई हैं तो मेरे यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए गुड बाय। वो चैनो से कहता है कि वेल बिजनेस के बारे में तो मैंने अभी आपसे बात करना है, तो आप अभी जा रहे हैं, क्या आप बिजनेस के बारे में बात नहीं करेंगे, ज़रा रुकिए तो सही। मिस्टर डोंग हैरानी से उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या है। वो चैन फिर उसे बताता है कि जो हमारी कंपनी शॉर्ट फिल्म बनाती है फिलहाल ट्रेंडिंग में जा रही है, और ऊपर से ताओ मैनेजिंग भी आ रही है, उसके साथ कोलैबोरेट करके हम कुछ और शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, तो क्या आप भी हमारी इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे और थोड़ा बहुत सा एंजॉय करेंगे। मिस्टर डोंग उसे कहते हैं कि ऐसी चीज़ें तो अक्सर होती रहती हैं, तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मुचेन उसे कहता है कि मैं तो सिर्फ आपको अपना फ्रेंड बनाना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरे फ्रेंड बनेंगे मिस्टर डोंग। मिस्टर डोंग इस पर अपना सर खुजाता है, उसे कहते हैं कि तुमने जाओजी के मामले को लेकर मुझे ऑफेंड तो कर दिया था,
लेकिन अब तुम पैसों से मुझे अपना दोस्त बनाना चाहते हो, तुम्हें लगता नहीं ये कुछ ज़्यादा हो गया? वो चैन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा वो दोस्त बनना चाहता हूँ जो तुम्हें मुसीबत से दूर कराए, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें जाउदी के मामले के बारे में बता दूं। और ऊपर से मिडल ईस्ट प्रोजेक्ट में तुम्हारी इन्फॉर्मेशन भी लीक हो गई है, और अगर ये सारी डिटेल बाहर आ जाती हैं तो मेजर फैमिलीज हैं ना, वो तुम्हें बाहर निकाल देंगी। तो तुम्हें पता है कि इससे तुम्हें कितना नुकसान हो जाएगा। मिस्टर दोंग अब सीरियस हो जाते हैं और उससे कहते हैं अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? इवन मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। और अगर कुछ गलत हो भी रहा है तो जो कुछ होना है वैसे ही चलने दो ना, तुम मुझे यहाँ पर क्यों पैसों की ऑफर कर रहे हो? वो चैन फिर अपना फ़ोन उसे दिखाते हुए कहने लग जाता है कि फ़िलहाल जो आपकी सीक्रेट्स हैं ना, वो हैकर के सर्कल में ही चल रहे हैं, क्योंकि आपकी जो सीक्रेट प्राइवेसी थी ना, उसे हैक कर लिया गया था। और अगर आप ये जो मेरे ऐप है इसे इस्तेमाल करते हैं तो आप इसकी वजह से अपने फ़ोन को दोबारा कभी भी हैक नहीं करवा पाएंगे, तो इसलिए आपकी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट ही रहेगी। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मिस्टर डोंग फिर उसकी बातें सुनने के साथ ही अब सीट के ऊपर बैठ गया था और फिर उससे कहने लग जाता है कि ये जो मेरी सिचुएशन है, तुम इसका इस्तेमाल अपने प्रोग्राम की एडवर्टाइज करने के लिए करना चाहते हो। तो वो चैन कहता है कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ है आपको इस पर लेकर कॉशियस होना चाहिए ना। आप तो ऐसा प्रोग्राम अपनाना चाहिए जिसकी वजह से आपको कोई हैक ना कर सके। तो आप मेरे प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं गारंटी देता हूँ इससे कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। और ऊपर से ये आपको अच्छे पैसों में भी मिल जाएगा। अब आप बताओ आपको क्या करना है? मिस्टर डोंग उसकी ये सारी बातें सुनने के साथ ही उससे कहते हैं, ओह अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो तुम्हारे पैसे आए हैं शॉर्ट फिल्म की वजह से, तो वो तुम अपने प्रोग्राम को एडवर्टाइज में इस्तेमाल करोगे। ये कहता है कि तुम चाहे इसे जो भी समझ लो, मेरी तरफ से तो ये सिर्फ दोस्त बनाने का एक तरीका है। अगर तुम दोस्त बनना चाहो तो तुम इसे एक्सेप्ट कर सकते हो, वरना नहीं। मिस्टर डोंग अब उसकी ये सारी बातें सुनने के साथ खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम अब कुछ ज़्यादा ही बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे ये तुम्हारी ज़्यादा बातें अब बिल्कुल भी नफरत के लायक नहीं लग रही। अगर तुम मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी ऑफर दे रहे हो तो फिर मैं भला इसे कैसे रिफ्यूज़ कर सकता हूँ? अब से मैं तुम्हारा दोस्त, मेरा नाम डोंग। और तकरीबन 3 घंटे तक ही वहीं पर बैठे हुए बातें करते रहते हैं। 3 घंटे के बाद जैसे डोंग वहाँ से गया था तो पीछे से किंगजी ने अपने कपड़े उतार दिए थे। और फिर वो उससे ये कहने लग जाती है कि वेल, तुमने उससे इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर ली और तुम उससे अच्छी बात भी कर रहे हो, वो भी उसकी बैक में स्टैप करने के बावजूद। तुम तो सच में काफ़ी बुरे लड़के हो। वो चैन फिर कहने लग जाता है कि जाओ जी, अब तुम क्या मुझे मिस्टर डोंग की इन्फॉर्मेशन दे सकते हो जैसा कि तुमने कहा था? जाओदी फिर इसे टच करते हुए कहने लग जाती है कि तुमने कहा था कि जब हम मिलेंगे तो जो मैं तुमसे कहूँगी तुम्हें वो करना होगा। मैंने इस मैटर को भी सॉल्व करवा दिया है, अब तुम मुझसे और क्या चाहते हो? और जैसा कि तुमने कहा था कि फिलहाल मेरी बादशाहत है, तो फिर तुम यहाँ पर अपने लफ्ज़ों से पीछे क्यों हट रहे हो? ये बिल्कुल अच्छा नहीं है मिस्टर वो। तो वो चैन उसे कहने लग जाता है कि मैंने बस यही सोचा कि अगर तुम रॉन्ग से के दोस्त बनकर होगी ना तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। जिस पर किंगर उसे कहती है कि तुम्हें इस बात से डर नहीं लगा कि मैं अपने अल्फाज वापस भी ले सकती हूँ, अपने वादे से मुकर सकती थी और तुम्हें मिस्टर डोंग की इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। तभी वो चैन उसे पेन ड्राइव दिखाते हुए कहता है कि देखो, मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आ चुकी है। तुम्हें लगा होगा कि मैं तुम्हारे अंडरवेयर से नहीं हासिल कर सकूंगा, लेकिन देखो मेरे लिए इतना भी मुश्किल नहीं था और मैंने उसे निकाल लिया। किंगर ये देखकर मुस्कुराते हुए उसे कहती है कि तुम एक ऐसे बंदे हो जिसके सामने रेजिस्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है, तुम सच में काफ़ी नाटी हो। वो चैन फिर वहाँ से जाते हुए उसे यही कहता है कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। मैंने ये रूम तुम्हारे नाम पर बुक किया था, तो इसलिए तुम चाहो तो यहाँ पर आराम कर सकती हो। बाद में मेरी और तुम्हारी मुलाकात ज़रूर होगी। इतना कहते साथ ही वो जैसे रूम से बाहर आया था तो तभी उसे फिर किसी की कॉल आ जाती है। और ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि यंग मास्टर टैंक की कॉल थी, जो कि यही कहता है कि सेकंड अंकल को पता चला कि तुम यहाँ पर आए हुए हो और तुम उनसे मिलने के लिए भी नहीं आए। इसकी वजह से उन्हें काफ़ी गुस्सा आया हुआ है। जिस पर वो चैन यंग मास्टर को यही कहता है कि मैंने भी उससे पर्सनली कुछ बातें करना थी। अगर वो वहीं पर हैं तो ठीक है, मैं उनसे बात कर लूँगा और इससे उनकी नाराज़गी भी दूर हो जाएगी। और तकरीबन आधा घंटे के बाद ही फिर वो अंकल टैंक से मिलने के लिए पहुंच गया था और वहां पर जाते साथ ही उन्हें यही कहता है कि वेल, मेरे पास अब चीज़ें खरीदने के लिए इतना टाइम तो नहीं था, तो कुछ सुपर वगैरह मैंने तुम लोगों के लिए खरीद लिए, उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएंगे। अंकल टैंक जो कि ऑलरेडी काफ़ी गुस्से में थे तो उससे कहते हैं कि फिलहाल तुम इतना पोलाइट मुझसे बात मत करो। तो मैंने सुना है कि तुम लियो फैमिली के क्लोज होते जा रहे हो और उनसे मिलना जुलना भी तुम्हारा बढ़ता जा रहा है। तुमने हमें कहा था कि हम ली फैमिली और टैंक फैमिली लियो फैमिली के खिलाफ चले जाएं, मैंने सही कहा ना? वो चैन उनकी बातें सुनने के साथ ही वहीं उनके पास बैठ जाता है और उन्हें यही कहता है कि वेल, मैंने आपको जो भी वादा किया था उसके बारे में नहीं भूला। बस वैंगजू में थोड़ी बहुत सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए मैंने लियो फैमिली के साथ उससे फैसला किया कि क्यों ना थर्ड लेडी के साथ मामले को निपटा लिया जाए।
अंकल तैंग कहते हैं तो फिर जो हम उनसे वार कर रहे हैं तो वो किसी मतलब की नहीं थी। वो जैन अंकल तैंग को बताता है कि हमने जितना सोचा था तो दो यंग लेडीज के दरमियान है, अब उनकी लड़ाई हमसे भी ज़्यादा है। जितना मैं थर्ड लेडी के साथ मिलकर काम करूंगा तो सेकंड लेडी के साथ उसकी लड़ाई और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अंकल तैंग भी फिर उससे ये कहते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए था तकरीबन 20 साल के पहले ही बीजिंग में हमारी लियो फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी, तो हम दोनों बाहर में एक दूसरे के सामने आ गए थे, लेकिन हमारी खुशकिस्मती की वजह से तैंग फैमिली वो बाहर जीत गई। वो चैन अंकल तैंग को कहता है कि हाँ, उनके लिए मुसीबत अभी यहाँ पर नहीं रुकने वाली, मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। फिर वो उन्हें मिडल ईस्ट प्रोजेक्ट की सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर देता है। अब मिडल ईस्ट प्रोजेक्ट की बातें बताने के साथ उसे कहता है कि लियो फैमिली को 30% इसमें से प्रॉफिट चाहिए। जो दिंग फैमिली है वो इतना इजीली तो इन्हें इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देने वाली। जहाँ तक मुझे पता है दिंग फैमिली इस बात का फ़ायदा उठा रही है कि इन दोनों लेडीज़ के दरमियान फ़ाइट हो रही है। अगर इन दोनों के दरमियान फ़ाइट रहेगी तो इसकी वजह से ली फैमिली और टैंग फैमिली की रिसोर्सेज भी कम यूज़ होंगी और हम अपना फ़ायदा भी उठा लेंगे। फिलहाल लियो फैमिली के यही बेहतर होगा कि वो सब कुछ थर्ड लेडी के ऊपर छोड़ दें। तो मैं थर्ड लेडी के साथ अपने तल्लुकात को इसलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि फ्यूचर में उसके साथ कोलैबोरेट किया जाए और इसकी वजह से हम लियो फैमिली के रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंकल तैंग अब उसकी ये सारी बातें सुनने के साथ ही खुश हो जाते हैं और फिर उसे कहते हैं कि तुम जितना कह रहे हो अगर लियो फैमिली उसमें से आधा भी करती है तो इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, और अगर तुम्हें लगता है कि ये सारा कुछ कामयाब हो जाएगा तो तुम फिर आगे बढ़ सकते हो, और अगर तुम्हें इसमें तैंग फैमिली की भी मदद की ज़रूरत हो तो तुम हमें इसके बारे में बता देना। वो चैन कहता है तो फिर ठीक है, मैं भी अब पोलाइटली आपसे बात नहीं करूँगा। मुझे एक ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी चाहिए जो कि बिल्डिंग ब्रिजेस वगैरह, हार्बर्स या फिर टनल वगैरह बनाना जानती हो। अंकल तैंग हंसते हुए कहते हैं कि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसे संभाल लूँगा। खैर अंकल तैंग से बातें करने के साथ ही वो वापस अपने घर चला गया था। ही चिकन जैसे ही किचन में जाती है तभी ही वो वहाँ पर वो चैन को देखकर हैरान हो गई थी और वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर कब आए, अगर चाहो तो मैं मिस ली को कॉल कर सकती हूँ ताकि वो यहाँ पर आ सके। आगे से वो कहता है कि नहीं, उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं है, उसे थोड़ा सा आराम करने दो, पिछले 2 दिनों से मैं जानती हूँ कि कुछ लोगों ने उसे तंग किया है। अब वो अपने लिए खाना भी बना रहा था और उससे ये सवाल भी पूछता है कि पिछले कुछ दिनों से दोंग हाई में तुम्हें दिंग रोइलोंग ने तंग नहीं किया होगा, या फिर तो क्या उसने तुम्हें तंग किया है। ही चिकन कहती है कि हाँ, उसने अभी तक हमें तंग नहीं किया और वैसे भी हम कुछ दिनों से घर पर ही हैं। शिन शिन गेम्स वगैरह खेलती है, दिन रात उसी में लगी हुई है और सबकी वजह से वो काफ़ी खुश भी है। वो चैन मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो फिर अच्छी बात है। अब उसने जो भी ब्रेकफास्ट बनाया था तो वो ही शिकीन को देते हुए कहता है कि तुम इसे ट्राई करो। ही शिकीन ये सुनने के साथ ही अब थोड़ी सी शर्मा जाती है और कहती है कि मेरी ये जो छोटी सी ज़िंदगी है इसमें मैंने पहली दफ़ा किसी मर्द को देखा जो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। अब तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। वो तेज़ी से आगे बढ़ती है और उसके गाल पे किस करती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया मिस्टर वू। तभी ही पीछे से ली रूबिंग आती है और ये देख लेती है और वो एक खंगूर से मारती है ताकि उन दोनों को अपनी तरह मुतवज्जा कर सके, और ऐसा करने में कामयाबी हो गई थी। फिर वो यही कहती है कि लगता है कि मेरा हस्बैंड तो काफ़ी ज़्यादा ओबीडियंट बन गया है। वो चैन आगे से कहता है कि रूबिंग तुम्हें तो पता है कि यही हमारा एग्रीमेंट था, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। खैर अब दोनों ही ब्रेकफास्ट लेकर बालकनी में आ जाते हैं और बाहर वो हवा लेकर कहती है कि दिंग रुई लोंग अब मेरे ख्याल में वापस जा चुका है तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। फिर वो उसे कहते हैं कि मेरे ख्याल में हमें किंग जिंग से मिलने के लिए जाना चाहिए। वो चैन कहता है कि देखा हम दोनों कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं, मैं अभी सोच रहा था कि उससे मिलने के लिए जाऊँ और तुमने मेरे तो मुँह की बात ही छीन ली। अब जैसे ही वो दोनों किंग जिंग से मिलने के लिए जाते हैं तो किंग जिंग वू चैन को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और उसे कहते हैं कि डियर फैमिली तुम वापस आ गए। वू चैन किंग जिंग को देखकर हैरान होते हुए पूछता है कि किंग जिंग क्या तुम यहीं पर रह रही थी। आगे से ली रूबिंग कहती है कि तुम ये नहीं पूछोगे कि आखिर वो यहाँ पर क्यों रह रही है। इतना ही नहीं बल्कि किंग जिंग ने तो उसकी शर्ट भी पहनी हुई थी और वो फिर आगे से बताते हुए कहती है कि वेल अगर तुम मुझसे दूर हो, ऐसा लगता है कि तुमसे मिले हुए हज़ारों साल हो गए हैं। मैं तुम्हारी हर चीज़ को मिस कर रही थी तो इसलिए तुम्हारी शर्ट पहन ली, इससे मुझे तुम्हारा सेंट आता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। वो चैन आगे बढ़कर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि किंग जिंग तुम तो सच में इडियट हो। जबकि वो कहती है कि वो चैन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करती रही और अब से मैं बस इतना ही कहूँगी कि तुम हमें इतना ज़्यादा इग्नोर मत किया करना, क्या तुम मेरी बात समझे। वो चैन हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हारी बात समझ गया, आइंदा मैं तुम्हें लंबा इंतज़ार नहीं करवाऊँगा।
साइड पर से क्यान क्यान भी आ जाती है जो कि गुस्से में थी और वो कहती है कि तुम बास्टर्ड फाइनली वापस आ ही गए। तुम्हें पता है कि किंग जिंग ने तुम्हें कितना मिस किया था और तुम्हारे इंतजार में उसने 5-6 किलो वजन भी कम कर लिया। वो चैन उसे देखकर उसके सर के ऊपर हाथ रखते हुए उससे कहता है कि क्यान क्यान है, पूरा साल हो गया है, तुम तो काफी बड़ी हो गई हो। तो आगे से वो कहती है कि किंग जिंग ने तुम्हें इतना ज्यादा मिस किया कि इसकी वजह से उसकी बॉडी तकरीबन कोलैप्स ही करने वाली थी। उसे कितना ज्यादा काम भी तो करना था, वो काफी बिजी थी, तो इसलिए हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पर आ गई। वो चैन इतना सुनने के साथ ही अपना फोन निकालता है और उन्हें कहता है कि ओह, तो तुम लोग काम की बात कर रहे हो, तो मुझे अभी अभी याद आया, मैंने एक न्यू प्लान बनाया है। इसकी वजह से किंग जिंग तुम वो फैमिली के साथ कोलैबोरेट करोगी और एक स्पेशल ज्वेलरी बनाओगी जो कि तुम बाकी कंट्री की रॉयल फैमिलीज को बेचोगी। रूबिंग सीरियस होकर उससे कहती है कि तुम पहले तो हु यू रोंग की मदद कर रहे थे ताकि इससे वो काफ़ी सारे पैसे कमा सके, लेकिन अब तुम इसमें किंग जिंग को भी लेकर आ गए, क्या तुम सीरियस हो? वो चैन मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि मेरी लव, मेरी बात सुनो, ये जो किंग जिंग और जिनफू कॉपरेशन होने वाली है ना, इससे इंटरनेशनल मार्केट ओपन करने में हमें काफ़ी आसानी होगी। किंग जिंग के मन में तो कुछ और ही चल रहा था और वो उससे कहते हैं कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो क्या तुमसे फिर मेरे लिए मिलना ईजी हो जाएगा? वो चैन कहता है कि हाँ हाँ, ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा, हमारी अक्सर मुलाकात होती रहेगी। किंग कहती है कि फिर ठीक है, मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ली रूबिंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि किंग तुम भी ना। उसे इतने ज़्यादा गुस्से में देखने के साथ ही वो चैन पीछे से जाकर उसे चिपक जाता है और ली रूबिंग को यही कहता है कि माई डियर, ये सारी अरेंजमेंट मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि जिंग फैमिली को कोलैप्स किया जा सके, इसलिए नहीं कि तुम नाराज़ हो जाओ। ली रूबिंग उसे कहती है कि अगर तुम ऐसा करते हो इसकी वजह से तुम लिटिल साहू का काम भी बढ़ा दोगे, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि उसने अभी किंग जिंग से सीखना ही शुरू किया है। ज्ञान ज्ञान कहती है कि मेरी बहन तुम परेशान मत हो, जैसे ही हम फैमिली के तौर पर काम करेंगे तो इस तरह फैमिली की तरह ही हमारा अक्सर मिलना जुलना होता रहेगा। मेरे ख्याल में ये सब कुछ ठीक है, मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। ली रूबिंग तो ये सुनकर वहीं पर हक्की पक्की रह जाती है और कहते हैं कि इसने क्या कहा कि हम एक फैमिली बन चुके हैं। वो चैन उसे इस तरह का बका देखते हुए ये कहने लग जाता है कि माई डियर, मुझे बताओ आगे तुम किसके बारे में सोच रही हो? जबकि ली रूबिंग के मन में तो यही चल रहा था कि क्या हमारी एक फैमिली बन चुकी है। वो चैन अभी भी उन्हीं तीनों के साथ बात कर रहा था कि तभी उसे थर्ड लेडी की कॉल आ जाती है। तो ये फिर उसकी कॉल अटेंड करके उससे कहता है कि मुझे बताओ अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। किंगर उसे कहती है कि मुझे तुमसे अर्जेंटली कुछ ना कुछ डिस्कस करना है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से बीजिंग वापस आ जाओ ताकि उसके बारे में हम दोनों बात कर सकें। वो चैन उसकी बात सुनने के साथ ही मन ही मन में यही कहता है कि यहाँ तक चीज़ें मुकम्मल तौर पर रूल नहीं हो जाती तब तक मुझे इसे और ज़्यादा वर्ष बनाना होगा। अगर मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है तो मुझे जाकर इन मामलात को भी संभालना होगा। बस इन्हीं सोचों के साथ ही फिर अगले दिन ही वो थर्ड लेडी के मेंशन में पहुंच गया था। किंगर फिर मूड बनाते हुए उससे ये कहती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम फैमिली यहाँ पर मुझे एक हफ्ते के बाद देखने के लिए आ गए, अगर तुम 2 दिन और ना आते तो हमारे दरमियान ये सब कुछ खत्म हो जाता। आगे से वोजन उसे ये कहता है कि यही हमारे लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी, मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया था थर्ड लेडी, अब आप बताइए कि आपको मुझसे क्या चाहिए, यही सही टाइम है हम उसके बारे में डिस्कस कर लें। किंगर फिर उसे कहती है कि जो मेरे हस्बैंड की पोजीशन थी मिडल ईस्टर्न प्रोजेक्ट में वो तो अब सिक्योर हो चुकी है, लेकिन जो मेरे ब्रदर और सिस्टर इन लॉ हैं अभी भी इस मामले को लेकर वो गड़बड़ कर सकते हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसको लेकर ऑस्ट्रिया चलो। वो चैन मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि अगर तुम लियो फैमिली के बिजनेस किसी आउटसाइडर को दे दो तो तुम्हें नहीं लगता कि लोग इसको लेकर गॉसिप करना शुरू कर देंगे। किंगर उसे कहती है कि मेरी तुम जरा कान खोलकर बात सुन लो, जो मेरे बड़े भाई है ना उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा आउटसाइडर में इंटरेस्ट नहीं रखते, और ऊपर से तुम्हें पता है कि जो मेरा हस्बैंड है वो ओवरसीज़ प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दिया गया है, अक्सर वो ओवरसीज़ प्रोजेक्ट नहीं लेता। फिलहाल तो मेरे बड़े भाई की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और मेरा जो हस्बैंड है वो ऑस्ट्रिया में था, तभी एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में उससे कुछ गड़बड़ हो गई, और जो मेरा सेकंड ब्रदर है वो तो यही चाह रहा था ताकि अपनी पावर को हासिल कर सके, तो इसलिए उसने कुछ आउटसाइडर्स के साथ कोलैबोरेट भी कर लिया है, और हम अब अपने जगह को नहीं खो सकते। वो चैन किंगर को कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं जब से तुमसे बात करने के लिए आया हूँ अगर इसके बारे में तुम्हारे सेकंड ब्रदर को पता चल गया तो उसे ये भी पता चल जाएगा कि मेरे पीछे ली और वो फैमिली का हाथ है और वो भी तुम्हें सपोर्ट कर रही है। इसका मतलब है कि उसे ये पता चल जाएगा कि हमारे बीच भी कुछ आउटसाइडर्स हैं, जैसा उसने आउटसाइडर के साथ कोलैबोरेट किया है। मैंने सही कहा? किंगर इतना सुनने के साथ ही हैरानी से उसे देखने लग जाती है।
वो चैन मुस्कुराता हुआ उससे कहता है कि वेल मुझे ये सब कुछ करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है थर्ड लेडी, लेकिन इस सबसे पहले तुम्हें मेरी कोई कंडीशन भी सुन लेनी चाहिए। तो फिर कहती है कि हाँ हाँ तुम मुझे बताओ आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वो चैन मुस्कुराता हुआ उसे कहता है कि मुझे तुम चाहिए। तो इस पर आगे से वो हैरान ही हो गई थी। वो चैन फिर उसे डिटेल से समझाता हुआ ये कहता है कि तुम्हें पता है कि हमारी किस्मत हमें साथ मिला रही है। हम बार बार एक दूसरे से मिले जा रहे हैं और फ्यूचर में भी हमें का मिलकर काम करना होगा। तो फिर क्यों ना हम लोग एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर लें ताकि इन सारे मैटर्स को सिंप्लीफाई किया जा सके। और हाँ, मैं इस बात को लेकर भी आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि किसी की भी बदकिस्मती को लेकर मैं उसके कुछ भी नहीं छीनूंगा। और जहाँ तक आपका मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस की बात है तो मेरे ऊपर जो कॉन्फिडेंस है उसे ज़रा बराबर भी आप लैक मत कीजिएगा। किंगर अब जैसे कि उसके ऊपर भरोसा कर बैठी थी तो उसे कहती हैं कि मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो लेज़ी पोर्ट और जो ब्रिज प्रोजेक्ट है ना उसके बारे में मैं बात करना हूँ क्योंकि उसके ऊपर काम रुक चुका है। तुमने जो फोटोज़ वगैरह ले ली थी वो काम तो आसान था, लेकिन ये काम काफ़ी मुश्किल होने वाला है, तो क्या तुम इसे हैंडल कर पाओगे? तो कहता है कि ठीक है तुम मुझे बताओ उसकी डिटेल्स क्या हैं। किंगर फिर उससे कहने लग जाती है कि असल में ये जो रोड बनाया जा रहा था ना इसके ऊपर जितने भी पैसे लगाए हैं तो पैसे लगाने वालों को कोई फिक्र नहीं है। लेकिन हाँ, एक यहाँ पर ट्राइब था, वो ट्राइब ने सारे काम को रोकना दिया है, इसकी वजह से सारे प्रोजेक्ट बंद हो चुके हैं। और जो भी वहाँ पर हमने इंजीनियर्स वगैरह लगाए थे वो भी मोस्टली कंट्री वापस आ चुके हैं। वो चैन उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया। और फिर उसे ये भी कहता है कि डोंग फैमिली का अंत आ चुका है, तो इसलिए थर्ड लेडी तुम मेरा वेट करना क्योंकि तुमने वो फैमिली को भी तो मिडल ईस्ट प्रोजेक्ट में एंटर करवाना है। किंगर गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए उससे कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब कि मैं तुम्हारा इंतजार करूं। वो चैन अब अपनी जगह पर खड़ा हो गया था और मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि तुम ये जो इस तरह रिएक्ट कर रही हो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन किंगर के मन में तो और ही ख्याल चल रहे थे, उसे तो ऐसा लग रहा था शायद ये उसके साथ सोना चाहता है इसलिए वो उसके इतनी ज़्यादा क्लोजली आ रहा है। उससे ये सारी बातें करने के साथ ही जैसे बाहर आता तभी ही वो ताई को कॉल करता है और उससे पूछता है कि आजकल तुम क्या कर रहे हो। आगे से ताई उसे यही कहता है कि वेल अब तो मैं बाहर छुप छुप करना थक गया हूँ, मुझे बताओ ब्रदर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, ज़रूर तुमने मुझे किसी काम के लिए कॉल की होगी। वो चैन उसे कहता है कि तुम और दाव को कॉल करो और फिर उससे कहना कि वो भी अपने साथी वगैरह लेकर आ जाए, हमें बेस्ट लोग चाहिए क्योंकि हम ऑस्ट्रिया जा रहे हैं। आता है जब इसके बारे में सुनता इसी के साथ ही खुश हो जाता और कहता कि ब्रदर इन लॉ अब तो काफ़ी मज़ा आएगा। अगले ही दिन वो लोग अब ऑस्ट्रिया पहुंच गए थे। जैसे वहां पर पहुंचते हैं तो उस जगह को देखने के साथ ही आता ही पूछता है ब्रदर ने ला के तुम हमें और बाकी लोगों को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो इस पर वो चैन उसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बस थोड़ा सा और इंतज़ार करो। फिर भी एक औरत से मिलने के लिए पहुंच गया था और वहां पर पहुंचते साथ ही उसे अपना नाम बताता, कहता कि मेरा नाम है वो चैन, मैं यहाँ के नए प्रोजेक्ट का मैनेजर हूँ और यहाँ पर क्या जो सारे मेनलैंड वर्कर्स हैं वापस पहुँच चुके हैं। तो उसे रिस्पॉन्स देने वाली एक लड़की थी, वो लड़की उसे कहने लग जाती है कि मिस्टर वो तुमसे मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई और फिर अपना नाम बताती है कि मेरा नाम है ले। और कहती है कि जैसे कि चाइनीज़ इंजीनियर्स वापस चले गए तो इसलिए वर्कर्स का यहाँ पर क्या काम, तो वो भी अपने अपने घर वापस चले गए। वूचेन उससे कहता है कि मुझे लगता है कि ले तुम्हें फ़िलहाल कोई और काम नहीं है तो तुम मेरी असिस्टेंट बन कर रहो और चाइनीज़ जो इंजीनियर्स हैं वो जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएंगे, शायद 3 दिनों में पहुँच जाएँ, तो तुम जितने भी वर्कर्स हैं उन्हें इसके बारे में बता दो। तो आगे से ले कहती है कि क्या सच में, तो फिर ऐसी बात है तो मैं सभी वर्कर्स को उसके बारे में बता दूंगी। वूचेन फिर से उसे यही कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ आना होगा क्योंकि मुझे उन ट्राइब्स को ढूंढना है जो कि हमारे लिए मुसीबत क्रिएट कर रहे हैं और तुम वहाँ पर मेरे लिए ट्रांसलेटर के तौर पर काम करोगी। ले इतना सुनने के साथ ही घबरा जाती है और उसे ये कहने लग जाती है कि तुम्हें उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, क्या तुम इसके बारे में जानते हो। जिस पर ताई उसे बताने लग जाता है कि जब मैं यहाँ पर हूँ, मेरे ब्रदर इन लॉ यहाँ पर है, तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक ट्राइब नहीं बल्कि 10 तक ट्राइब्स को हैंडल कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते। तो इस बात का जवाब अब ले के पास नहीं था और तकरीबन 2 घंटे के बाद ही वो लोग उसी ट्राइब से मिलने के लिए पहुँच गए थे जो कि इनके लिए मुसीबत क्रिएट कर रहे थे। और उनकी सिचुएशन देखने के साथ तो ताई ब्रदर लाखों कहने लग जाता कि देखो इन लोगों के पास तो एक केस है और ये कह रहे थे कि ये सिर्फ सिंपल ट्राइब के लोग हैं, हमें ऐसा नहीं लग रहा। वो जैसे जाकर फिर उनके बॉस से इसके बारे में बात करते हैं तो आगे से वो बॉस यही कहने लग जाता है कि तुम क्या कह रहे हो कि यहाँ पर जो रोड का प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट होने दिया जाए। तुम्हें पता है कि हम यहाँ से पानी लेते हैं, अगर यहाँ पर रोड वगैरह बन गए तो हमें 10 घंटे सफ़र तय करके फिर से पानी ले आना पड़ेगा, तो हमारे लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। ताई उसकी ये बात सुनने के साथ ही हम अपने ब्रदर इन लॉ को कहता है कि ब्रदर इन लॉ लगता है कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे लोग हैं, हम जिस काम के सिलसिले में आए हैं मुझे लगता है कि उसे पूरा करने में हमें दिक्कत पेश आ सकती है।
जिस पर उसका ब्रदर इन लॉ कहता है कि ताई तुम जरा काम रहो और देखो मैं क्या करता हूँ। वो जो है ना वुमेन ट्राइब के मालिक को कहने लग जाता है कि मेरी बात सुनो, सिर्फ अगर पानी ही तुम्हारा प्रॉब्लम है तो तुम हमें इसके बारे में बताओ। हम हमारे इंजीनियर से बात करेंगे और वो तुम्हारे लिए एक वेल खुदवा देंगे, क्योंकि हमारे इंजीनियर्स के लिए ये तो एक छोटी सी बात है। तो ट्राइब का बॉस फिर उससे कहता है कि वेल प्रीवियसली मैंने इन इंजीनियर्स को कहा था कि तुम किसी ऐसे बंदे को लेकर आओ जो कि हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट करे और क्वालिफाइड भी हो। वो ऐसा बंदा कोई भी नहीं लेकर आए। वो चैन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? इससे क्या है कि कोई बंदा ऐसा लेकर आए जो तुम्हारे कल्चर की रिस्पेक्ट करे और क्वालिफाइड हो। तो वो बॉस ये कहने लग जाता है कि वेल ये जो यहाँ की हमारी लैंड है ना, ये स्पिरिट से ब्लेस की गई है। तो जो भी यहाँ पर काम स्टार्ट करना चाहता है तो मैं ये चाहता हूँ कि वो भी स्पिरिट से ब्लेसिंग ले। और हमारे ट्राइब में ये बात मशहूर है कि जो बंदा अपने हाथों से एक लायन को मार देगा तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर स्पिरिट्स की ब्लेसिंग है। तो मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो कि अपने हाथों से लायन को मारे। ताई तो इतना सुनने के साथ ही काफ़ी घबरा जाता है और मन ही मन में यही कहता है कि एक ऐसा इंजीनियर जो कि सिर्फ अपने हाथों से शेर को मारते हैं, ये तो मुश्किल होने वाला है। अगर हम पूरी दुनिया में भी घूमें तो फिर भी ऐसा बंदा मिलना काफ़ी मुश्किल होगा। उसके पीछे खड़ा हुआ ब्रदर गाँव भी आंखों ही आंखों के इशारों से उसे कहता है कि वेल लायन को हराना तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर वेल बिल्ड करना मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो वूचैन उसे इशारा करके बताता है कि तुम फिक्र ही मत करो, ये सिर्फ उनका एक बहाना है ताकि हम काम ना करें। अब देखो मैं इस मामले को कैसे हैंडल करता हूँ। वूचैन ने फिर अपनी शर्ट उतार दी थी और वो एल्डर चीफ को कहने लग जाता है कि एल्डर मेरी बात सुनो, तुम ये जो कह रहे हो ना, मैं इस सब के लिए तैयार हूँ। मैं ये ट्रायल में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो तुम सारी चीज़ों को जल्दी से अरेंज करवा लो। एल्डर चीफ खुश होते हुए मन ही मन में यही कहता है, ओह अच्छा तो ये फिर मौत चाहता है, तो ठीक है मैं फिर इसकी विश को पूरी करूँगा। वूचैन एल्डर चीफ को कहता है कि एल्डर चीफ मेरी बात सुनिए, जैसे ही मैं इस ट्रायल को पास कर लूँगा उसके बाद अगले स्टेप को हमें स्किप करना होगा। मैं यहाँ पर जल्दी से इंजीनियर्स को बुला लूँगा ताकि वो वेल की साइड को डिसाइड कर लें। और आपने पता है क्या काम करना है, आपने जितने भी रोड्स के ऊपर अपने बैरियर लगाए हुए हैं उन्हें हटा दीजिएगा। एल्डर चीफ उससे कहता है कि तुम्हें ट्रेडिशन को फॉलो करना होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें इसके लिए क्वालिफाई करना होगा कि तुम लीड कर सकते हो या नहीं, और फिर ऊपर से तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाना होगी। अब तुम भी सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। वूचैन कहता है अगर तुम ऐसा ही चाहते हो कि मैं इनमें से किसी को रैंडमली पिक कर लूँ, तो फिर एक लड़की की तरफ इशारा करके कहता है कि मैं इसे पिक करूँगा। इस पर वो लड़की भी हैरान हो गई थी कि आखिर उसने उसे क्यों चूज़ किया। एल्डर चीफ भी एक दफ़ा तो हैरान हो गए थे और फिर अपनी फैमिली के साथ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वूचैन उनको इन तरह बातें करते हुए देखकर ले से पूछता है कि आखिर ये किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये इनके यहाँ कोई फॉरबिडन रिचुअल है। तो जिस पर ले उसे बताते हैं कि नहीं मिस्टर वू, आपने जिस लड़की की तरफ इशारा किया है वो असल में एल्डर चीफ की बेटी है। वूचैन तो इतना सुनने के साथ ही काफ़ी हैरान हो गया था, तो तभी वहाँ पर खड़े बाकी लोग भी हैरान हो जाते हैं। ताई के मन में तो अब ये भी चल रहा था कि वो क्या उस लड़की के दरमियान क्या होने वाला है। और उसके बाद जब हम कभी इनसे मिलने के लिए आएंगे तो इसके छोटे छोटे बच्चे हो चुके होंगे जो कि हमें आंटी और अंकल के नाम से पुकारेंगे। ताई अब इन सारी बातों को याद करके वो चैन को कहता है कि ब्रदर तुम जो भी करना चाहो कर सकते हो, अब मेरे पास तुम्हारे कहने के लिए कुछ नहीं है। और एल्डर चीफ फिर अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करने के बाद उससे कहता है कि तुमने मेरी डॉटर को सिलेक्ट किया, इसलिए अब चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, तो क्या तुम अभी भी हमारी फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहते हो। इस पर वो कहता है कि बताओ फिर इस सब के लिए मुझे क्या करना होगा। एल्डर चीफ उसे कहते हैं कि हमारी फैमिली को इसलिए एल्डर चीफ का नाम दिया गया क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में हमारी शूटिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छा हुआ करती थी, ये बाकियों से काफ़ी अच्छी थी, इसलिए सभी लोगों ने हमें अपना चीफ बना दिया। अब तुम्हारे पास है वो एबिलिटी लॉस हो चुकी है, तो तुम्हें अब 5 उड़ते हुए परिंदों को शूट करना होगा, वो भी एक ही टाइम में, तभी तुम हमारी फैमिली के मेंबर बन पाओगे। वूचैन कहता है मैं तुम्हारी बात समझ गया, इसका मतलब है कि मुझे अब कोई हंट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मुझे कोई 10 फ्लाइंग पिजन्स लेकर आने होंगे और फिर उनमें से 5 को हराना होगा। मैंने सही कहा ना। एल्डर जी मुस्कुराते हुए उसे कहते हैं कि हाँ हाँ, अगर तुम्हें इतनी स्ट्रेंथ है तो मेरे लिए भी ये सब कुछ नॉर्मल है। और तकरीबन 10-1 घंटे के बाद ही वहाँ पर वो परिंदों को लेकर आ गया था। ताई कहता ब्रदर ने ला क्या तो मैं सबके लिए तैयार हो। वो चैन के पास अब 2 गन्स आ चुकी थी, उन्हीं गन्स को मदद से वो उनके ऊपर निशाना लगाता है और कहता है कि ये मेरा पहला मेथड है। दूसरे मेथड के लिए वो तीर कमान का इस्तेमाल करता है। इवन वो कुछ लकड़ियों का इस्तेमाल करके बताता है कि ये मेरा तीसरा मेथड होने वाला है। अब इन्हीं तीनों मेथड का इस्तेमाल करके उसने उन परिंदों को मार गिराया था और फिर कहता है कि एल्डर चीफ क्या मेरे आपको मेथड पसंद है, क्या मैं अपनी स्ट्रेंथ को आपको दिखा पाया। इस पर एल्डर चीफ कहता है कि हाँ हाँ यही काफ़ी है, मुझे और कुछ नहीं देखना।
वो चैन अब यहाँ पर अपना मामला सुलझा लिया था। वो फिर ले को कहता है कि तुम यहाँ पर अपने कुछ एक्सपीरियंस कोलिग्स को लेकर आ जाना और जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट है वो भी लेकर आ जाना, क्योंकि कल से ही तुम यहाँ पर वेल को बिल्ड करना स्टार्ट कर दोगे। अगले ही दिन अब जैसे वहाँ पर वेल था, उसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी सारा पानी निकलता है। ये देखने के साथ ही अब उस ट्राइब के लोग तो काफ़ी खुश हो गए थे और कहते हैं कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि हमारे घर के करीब ही यहाँ पर वाटर है। जबकि वो चैन का ब्रदर इन लॉ उसे कहता है कि ब्रदर इन लॉ तुम मुझे बताओ कि आखिर तुमने ये सारी स्किल्स कहाँ से सीखी। इतने में ले आ जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी और वो चैन को आते साथ ही कहती है कि असल में ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल्स आए हैं जो कि कुछ डॉक्यूमेंट्स में लेकर आए हैं और यही कह रहे हैं कि वो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के हक में नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ स्टैंडर्ड जो है ना वो बिल्कुल पूरे नहीं उतरते। वो चैन ताई को कहता है कि ताई अब तुम्हारी बारी आ गई, हम अब लीडर ऑफ लेसिस से मिलने के लिए जा रहे हैं, अब तुम्हारा वक्त है कि तुम दिखा दो तुम क्या कर सकते हो। तो ताई हैरानी से कहता है ब्रदर इन लॉ लेकिन मुझे क्या करना होगा। वो जैन मुस्कुराता है उसे कहता है कि तुम्हें जल्द इसके बारे में पता चल जाएगा। और फिर वो लाओ दाओ को भी यही कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ लोगों को लेकर आ जाओ जो कि इन वेल्स की हिफाजत करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ पर आकर इन वेल्स को नुकसान पहुँचाएं। अब थोड़ी देर के बाद ही वो अपना प्रोजेक्ट लेकर ही उस बंदे से मिलने के लिए चला गया था जो कि इस प्रोजेक्ट को रुकवाना चाहता था और उसे कहता है कि मेरे पास इस लेसी ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट है और मैं यहाँ पर आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। तो वो बहुत गुस्से से उससे कहने लग जाता है कि अगर तुम यहाँ पर अपने मटेरियल को वापस करने के लिए आए तो तुम उसे एडमिनिस्ट्रेशन हॉल में पहुँचा दो। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हो। वो चैन अपना फ़ोन निकालता हुआ कहता है कि मुझे लगा था कि सिर्फ यहाँ पर ट्राइब के लोग ही हमारे लिए मुसीबत क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जब से मैंने इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज संभाला मुझे पता चला कि मेरे लिए तो मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वेल यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर मैंने अपनी कोई सर्च वगैरह की तो मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारे फ़ोन में कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह हुई हैं, वो भी लियो फैमिली के सेकंड यंग मास्टर की तरफ से और डिंग फैमिली की तरफ से। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि तुम क्यों रुकावट डाल रहे हो। तो वो बंदा गुस्से से अपने टेबल के ऊपर खड़ा होता हुआ उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कोई मजाक कर रहे हो, तुम ज़रूर झूठ बोल रहे होगे, क्योंकि मैं तो किसी लियो फैमिली और डिंग फैमिली को नहीं जानता और तो किस ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हो। वो चैन मुस्कुराते हुए उसे फ़ोन दिखाते हुए यही कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं एक इंटेलिजेंस ब्रोकर हूँ। जितनी भी यहाँ पर लार्जेस्ट फैमिलीज जो कि चाइना में रहती हैं वो भी काम करती हैं, मेरी उनके ऊपर नज़र होती है। डार्क वेब में भी मेरे कुछ कॉन्टैक्ट हैं और हैकर कम्युनिटी में मेरे कुछ कॉन्टैक्ट हैं। और अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो मैं तो कहूँगा कि तुम इससे बाज आ जाओ, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने कुछ पास्ट डिकेड्स में क्या किया है, वो सारा काम तुम्हारा सामने आ जाएगा। वो बंदा अब अपने खिलाफ ये सारी बातें देखने के साथ ही उसे पता था कि उसने क्या क्या किया, तो वहीं पर खामोश हो जाता है। वो चंद उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर थ्रेट करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ। तुम्हें डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। वो बंदा भी अब अपने सोफे पर बैठ गया था और उसकी बातें गौर से सुनने लग जाता है। वूचेन उसे कहता है कि तुम्हारे जो अकाउंट की सिक्योरिटी है ना वो काफ़ी लो है, क्योंकि इसमें हैकर आराम से आ जा सकता है और तुमने जितना भी मेहनत किया है ना इस गलत कामों में वो तुम्हारी बाहर आ सकती है। लेकिन अगर मैं तुम्हारी सिक्योरिटी को अपग्रेड कर दूं तो इस बात की गारंटी देता हूं कि कोई भी तुम्हारे अकाउंट को हैक नहीं करेगा, और ऊपर से तुम्हारे अगर कोई पैसे वगैरह भी इसमें लॉस होते हैं तो मैं उन्हें वापस करूंगा। और दूसरे लफ्ज़ों में तुम्हें मैं कहूँ तो अगर तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो तो तुम इससे ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। भूषण फिर उसे कुछ कागज़ वगैरह देते हुए उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो ना तो ये जो आगे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का रेनोवेशन प्रोग्राम आने वाला है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। जैसे यहाँ पर ब्रिज का काम कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद शहर में कॉम्प्लेक्स को रेनोवेट करने के लिए तुम्हें रखा जाएगा। अगर तुम्हारे पास पैसे ना भी हुए तो वो इन्वेस्ट करने के लिए भी मैं तैयार हूँ और तुम्हें ये सारा काम फ्री में करना होगा। इतना सब कुछ सुनने के साथ ही तो वो बंदा तो एक दफ़ा तो हैरान ही हो गया था और कहता है कि क्या सच में सब कुछ मुझे फ्री करना होगा। वो चैन कहता है कि नहीं नहीं, वो फ्री तो नहीं होने वाला, बल्कि मैं उसके पैसे पे करूँगा, लेकिन तुम मुझे फ्री ही शो करवाना। लेकिन एक बात याद रखना कि जो 4th फ्लोर का होगा ना कमरा, वो मैं चाहता हूँ कि तुम 2 सालों के लिए रेंट फ्री रखो, क्योंकि मैं और ताई वहाँ पर एक क्लब हाउस बनाने वाले हैं। फिर वो ताई को कहता है कि तुम इसे कोई क्लब हाउस के ना कोई वीडियोज़ या ऑडियोज़ वगैरह दिखाना। जिस पर ताई फिर अब उस बंदे को यही दिखाने लग जाता है कि हमारे पास हर किस्म के स्टाइल हैं, हम क्लब हाउस खोल सकते हैं, लेकिन हम अपने चाइनीज स्टाइल में इसे खोलेंगे और इसमें हम फुल बॉडी मसाज देंगे। इसके अलावा जो भी किसी को कुछ चाहिए होगा वो सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे। और ये सारा प्रोग्राम देखने के साथ तो वो बंदा काफ़ी खुश हो गया था और कहता है कि हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे ये जो लेसी सिटी है ना इसे ऐसी चीज़ें चाहिए थी, अगर यहाँ पर होता है तो काफ़ी सारे लोग विजिट करने के लिए भी आएंगे।
वो चैन अब उसे इतना खुश देखने के साथ ही अपनी जगह पर खड़ा होता है, उसे कोई पेपर वगैरह देते हुए कहता है, जैसा कि हम दोनों कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे की हेल्प करने को तैयार हैं, तो तुम इन पेपर्स वगैरह के ऊपर कोई साइन वगैरह कर दो ताकि जो भी तुम रुकावटें डाल रहे हो उन्हें दूर किया जा सके। यहाँ पर मामला सुलझाने के बाद ही ऐसे दोनों गाड़ी में बैठे थे, तो ताई कहता है कि ब्रदर ने ला, क्या तुमने ये पहले से प्लान करके रखा था कि मैं यहाँ पर एक क्लब खोलूँगा? वूचैन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं थी, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर इस ह्यूज जो ब्रिज पर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है ना, इसमें तुम हेल्प करो। मैं यहाँ पर रह तो नहीं सकता, मुझे काम के सिलसिले में अपने वो मुल्क वापस जाना होगा, तुम यहीं पर रहोगे और इस सारे काम को संभालोगे। भाई जब ये सुनता है कि उसे यहाँ पर ज़्यादा दिनों के रहना पड़ेगा, तो उसे कहता है कि वेल मैं भी वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को अवॉइड कर रहा था, अगर मैं यहाँ पर रुकूंगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, लेकिन क्या आपके लिए अच्छा होगा? अगर आप वहाँ जाएंगे तो मेरे सिवा आपको वहाँ पर दिंग रुई लोंग से भला कैसे बचेंगे? वो आपको टफ टाइम दे सकता है। वो चैन ताई को बताता है कि तुम जिस दिन रूलों की बात कर रहे हो ना, वो मेरे लिए कोई भी थ्रेट नहीं है। ताई कहता है कि मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हारे साथ कुछ बड़ा ना कर दे, कुछ गलत ना कर दे। तो वो चैन कहता है कि तुम उसके लिए परेशान मत हो। खैर वो अपनी लोकेशन पर पहुंच गए थे और ले को देखते साथ ही कहते हैं कि हम वापस आ गए। ले बताने लग जाती है कि वो मिस्टर वो एल्डर चीफ को इसके बारे में पहले पता चल चुका है कि तुमने जाकर उस लीडर के साथ अपनी चीज़ों को हैंडल कर लिया है। वो चैन कहता है तो फिर क्या, अगर उसे सबके बारे में पता चला है तो क्या वो फिर कोई रेडिकुलस रेडिएशन को मेरे से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है? ले कहते हैं कि नहीं नहीं, उसे पता चला कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बिग शॉट भी हो, इसलिए उसने कुछ औरतों को भेजा है, तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। वो चैन अब जैसे कमरे में गया था, इतने सारी औरतों को देखकर वो भी एक दफ़ा हैरान हो गया था और कहता है कि लगता है कि इसके ना वो सोचने वाले हिस्से काम नहीं करती। वो ले को भी बुला लेता है और ले को कहता है कि मैं इनसे जो भी कहूँगा ना, तो तुम इसे ट्रांसलेट करके इन्हें बता देना ताकि इन्हें समझ में आ जाए। ले पे ट्रांस करते हुए उन्हें बताते हैं कि मिस्टर वो ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल वो तुमसे ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते, और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर तुम चाइनीज़ सीख लोगे तो बाद में फिर इसके बारे में वो तुमसे बात वगैरह कर सकते हैं। अभी ये मामला यहीं पर ख़त्म हुआ था कि तभी फिर उसे श्याओदाई की कॉल आ जाती है। श्याओदाई काफ़ी घबराई हुई थी और वो कहती है कि मिस्टर वू, ये जो शियांग फैमिली है ना, आगे वो बात कंटिन्यू करती के साथ खड़ा मिस्टर वू बताता है कि हम जिस ड्रामे के ऊपर काम कर रहे थे, शियांग फैमिली ने उस ड्रामे की प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया ताकि हमारे साथ कम्पीट कर सकें। इतना ही नहीं बल्कि अब तो उसने फिल्मिंग भी स्टार्ट कर दी है और उन्होंने ना फोर्थ जनरेशन के फिल्म डायरेक्टर को बुलाया है। इतना ही नहीं बल्कि जो जो एक्ट्रेस है वो भी ऑस्कर विनिंग है। उन्होंने कहा कि वो 6 महीने में इस मूवी को बना लेंगे और साल के एंड पे इसे रिलीज़ कर देंगे। शाओ दाई वो चैन को कहती है कि अब हम क्या करें, क्योंकि हम ड्रामे पर काम कर रहे हैं, अगर उसे ख़त्म भी कर दें तो फिर भी हमें 10 महीना लग जाएंगे, और हमारा वैसे भी जो प्लान था वो अगले समर में रिलीज़ करने का था, अगर वो पहले रिलीज़ कर देंगे तो इससे तो गड़बड़ हो जाएगी। वो चैन शाओ दाई को कहता है कि तुम्हें प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं वापस आऊँगा तो उसके बारे में तुमसे बात करूँगा। कॉल के कटने के बाद वो चैन ताई को कहता है कि अब तो मुझे जल्दी से वापस जाना होगा, मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर ही सब कुछ छोड़े जा रहा हूँ और लड़कियों को चाइनीज़ भी तुम सिखा देना, और 2 दिनों में हो सकता है कि तैंग फैमिली के लोग भी यहाँ पर आ जाएं, तो बस ये कोशिश करना कि आपस में कोई गड़बड़ ना हो और यहाँ पर कोई और मुसीबत क्रिएट ना हो। जिस पर ताइया बिल्कुल फर्माबरदार बनते उसे कहते ब्रदर आप फिक्र ही मत करें, आप मुझसे किसी भी टाइम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगले ही दिन जैसे ही वो फिर किंगर से मिलने के लिए जाता है, तो किंगर उसे देखकर कहती है कि तुम क्या इतना जल्दी वापस आ गए? क्या वहाँ पर रहना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल था, या फिर तुमने सारी चीज़ों को इतना जल्दी सॉल्व कर लिया? वो चैनो से कहता है कि अब तो तुम ज़्यादा ही मजाक करने के मूड में बैठी हुई हो थर्ड लेडी, तुमने जो भी चेक करवाना है तुम वहाँ पर चेक करवा सकती हो, और ऊपर से मैंने वहाँ पर कुछ लोगों को भी रखा हुआ है जो कि इन चीज़ों को देखेंगे और कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देंगे। किंगर उसे कहते हैं कि वेल वो उसके बारे में बाद में हम डिस्कस कर ही लेंगे जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, फिलहाल तो मुझे ये बताओ कि तुम इतना जल्दी क्यों वापस आ गए? वो चैन उसे कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा, लेकिन इन चीज़ों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सुनने के साथ ही तो वो भी हैरान हो गई थी और वो मन ही मन में ये कहने लग जाते हैं कि आखिर ये किसके बारे में बात कर रहा है। तो वो चैन उसका ये रिएक्शन देखने के साथ ही हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा रिएक्शन तो पहले से भी ज़्यादा इंटरेस्टेड होता जा रहा है, मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि एक इमरजेंसी थी तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो चैन फिर कान में जाकर उसे बता देता है कि उसे आगे क्या करना है। अब उसने जो कुछ भी उसे कहा था यह सब कुछ सुनने के साथ किंगर कहती है कि क्या ये कंट्री में अलाउड होगा? वो चैन उसे कहता है कि लियो फैमिली कुछ भी कर सकती है, ये इतना भी मुश्किल नहीं होने वाला। किंगर कहती है फिर तुम जैसा चाहते हो क्या मुझे वैसा ही करना होगा? वो चैन कहता है कि फिलहाल तो मामले को देखकर ऐसा लग रहा है कि फिर हमारे पास यही ऑप्शन बचा हुआ है। किंगर कहती है कि ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि इसे अच्छे से कार्य किया जाए।
वो चंद खुश होते हुए उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम इस मामले को संभाल लोगे तो मुझे मोडो पहले जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर जाकर मुझे कुछ बिजनेस वगैरह को हैंडल करना है। किंगर इतना सुनने के साथ ही फिर ये सोच में पड़ जाती है कि अगर ये बिजनेस के बारे में वहाँ पर बात करने के लिए चाह रहा है तो फिर क्या नॉन बिजनेस के बारे में बात करने के लिए मुझसे मिलने के लिए आएगा। वो चैन, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।